बढ़ते हैं, आपको बता दें रामलला दर्शन योजना के लिए IRCTC और पर्यटन मंडल के बीच MOU हुआ है। जी हां, यह MOU 3 साल के लिए हुआ है, जिसके बाद 5 मार्च से अयोध्या के लिए रेल यात्रा शुरू होगी। इस MOU के अनुसार एक महीने में रामलला के दर्शन के लिए हर सप्ताह 850 यात्री अयोध्या जा सकेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं के रामलला के दर्शन योजना की शुरुआत की थी। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली शामिल होंगे। इस दौरान पीएम मोदी छत्तीसगढ़ को कोल हैंडलिंग प्लांट समेत 34,427 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। आपको बता दें पीएम मोदी ने 10 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इसमें 18,897 करोड़ की 9 परियोजनाओं का लोकार्पण और 15,530 करोड़ की एक परियोजना का शिलान्यास शामिल है। आपको बता दें विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य कार्यक्रम राजधानी के इंडोर स्टेडियम में होगा। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के CM साय भी मौजूद रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते छत्तीसगढ़ की ओर, आपको बता दें छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में शुक्रवार को 3 अशासकीय संकल्प पारित किए गए हैं। पहला अशासकीय संकल्प भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने लाया था, जिसके तहत प्रदेश में मंडी शुल्क 3% से घटाकर 1.50% किया गया है। वहीं कृषक कल्याण शुल्क 0.5% किया गया है। इसी तरह भाजपा विधायक पुन्नूलाल मोहले ने अशासकीय संकल्प लाया, जिसके तहत मुंगेली में मेडिकल कॉलेज खोलने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। इसी तरह पुन्नूलाल मोहले ने एक और अशासकीय संकल्प पर आदिम जाति विभाग के मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि मध्य क्षेत्र के 25% से अधिक आदिवासी बाहुल्य गांवों को अनुसूचित जनजाति विकास प्राधिकरण में शामिल किया जाएगा। इससे मध्य क्षेत्र के भी आदिवासी वर्गों को लाभ होगा और इस क्षेत्र के विकास में गति आएगी। सरकार के बहुत सीनियर मिनिस्टर माननीय रामविचार नेताम जी ने पार्टी के मैनिफेस्टो के हिसाब से आज ऐतिहासिक फैसला लिया है और उसके लिए हम छत्तीसगढ़ के किसान, व्यापारी, ट्रेडर सभी की ओर से बधाई देते हैं कि छत्तीसगढ़ के मंडी के व्यापार को नई ऊंचाई मिलेगी और नई दिशा मिलेगी और व्यापार उठेगा। फिर से मैं रामविचार नेताम जी को पार्टी के निर्देश के तहत मंडी शुल्क को घटाने के लिए बधाई देता हूं। शब्दों पे मत उलझिए, बस 2% लगेगा, इस पर ध्यान दीजिए। और उसकी अधिसूचना भी तत्काल जारी करवाने के निर्देश माननीय मंत्री जी ने दे दिए हैं। इसके लिए मैं सिर्फ बधाई दे सकता हूं, आज दूसरा शब्द नहीं निकलेगा। ऐसी परिस्थिति में हमने मांग किया, हमारी सरकार में बैठे मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि इसको हम केंद्र सरकार को भेजेंगे, क्योंकि नॉर्म्स में आते जरूर पर दिल्ली माने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी पूरे जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की भी उनकी मंशा है। उस मंशा के अनुरूप यहाँ मैंने मांग किया, तो इस मांग को सर्वसम्मति से विधानसभा से पास हो गई। वो मेडिकल कॉलेज के लिए दिल्ली भेजेंगे स्वीकृति हेतु। इसके लिए धन्यवाद। आज विधानसभा के अंदर दो संकल्प माननीय हमारे वरिष्ठ सदस्यों के द्वारा लाया गया था। इसमें पहला संकल्प माननीय हमारे अजय चंद्राकर जी के द्वारा लाया गया था, जिसमें मंडी शुल्क के नाम पर जो पिछली सरकार ने 5% वसूली करके किसानों के ऊपर या किसान से जुड़े हुए जो व्यापार वर्ग है, व्यापार जगत है, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा कुठाराघात किया था और जिसके चलते उनका रोजी रोजगार भी तबाह हो रहा था। इससे हम लोगों ने वादा किया था, हमारा प्रदेश के घोषणा पत्र में भी हम लोगों ने इस बात का जिक्र किया था कि हमारी सरकार बनने के बाद हम इसे युक्तियुक्तकरण करेंगे, प्रदेश भर के किसानों के हित में, उससे जुड़े हुए तमाम सारे लोगों के हित में निर्णय लेते हुए हमने घोषणा किया है कि आगे मंडी शुल्क के रूप में 1.5% और किसान कल्याण के
शुल्क के नाम पर 0.5% कुल मिलाकर के 2% ही वसूल किया जाएगा। और इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में शुक्रवार को वित्त, पर्यावरण एवं आवास, वन, जल संसाधन और सहकारिता विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा की गई। आपको बता दें, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपने विभागों के अनुदान मांगों की चर्चा के दौरान कहा कि राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर को जनता को अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन @2047 समर्पित किया जाएगा। वहीं शासकीय धन में आय व्यय की डेली निगरानी के लिए एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली शुरू होगी। इधर दुर्ग संभाग में नए संभागीय वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना होगी। राज्य की अर्थव्यवस्था की नीतियों के निर्धारण के लिए छत्तीसगढ़ एडवाइजरी काउंसिल का यहां पर गठन होगा। वहीं मंत्री ने बताया कि टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन के लिए यहां पर 266 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया जाएगा। जीएसटी में बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट की मदद से राज्य का राजस्व बढ़ेगा। मंत्री केदार कश्यप ने अपने विभागों के अनुदान मांगों की चर्चा के दौरान कहा कि रायपुर के जंगल सफारी में स्कूली विद्यार्थियों की निःशुल्क एंट्री होगी। मंत्री केदार कश्यप की घोषणा यहां पर सामने आई है। उन्होंने कहा वन्य प्राणियों की सुरक्षा करने वाले विभाग के कर्मचारियों को अवार्ड मिलेगा। जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि वाटर विजन डेवलपमेंट तैयार किया जाएगा। इंद्रावती नदी में 2 बैराज बनाया जाएगा। वहीं राज्य जल सूचना केंद्र की स्थापना की जाएगी। वहीं राबी फसलों के लिए सिंचाई क्षमता बढ़ाई जाएगी। जंगल सफारी में जो बच्चे यहाँ पर जंगल सफारी देखने आते हैं, उनके कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक के बच्चों के लिए जंगल सफारी में फ्री की एंट्री उनको दी जाएगी। और उसके साथ हमारे वनांचल में रहने वाले बंधुओं के लगभग 13,000 से ऊपर ऐसे वन अपराध के प्रकरण हैं, तो छोटे छोटे मामलों को लेकर के हमारे यहाँ पर डीएफओ के, एसडीएम के, एसडीओ के, रेंजर के, इन सब के चक्कर काटते हैं। इससे पहले भी डॉक्टर रमन सिंह जी के सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने उन प्रकरणों को समाप्त किया था। अभी भी लगभग 13,000 प्रकरणों को समाप्त किया जा रहा है, जिससे हमारे वनवासी भाइयों को दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके अलावा और इधर रायपुर नगर निगम की 2 दिवसीय सामान्य सभा में महापौर एजाज ढेबर ने 2024 और 2025 का 1901 करोड़ 31 लाख 93 हजार का बजट पेश किया। आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने कई वादे किए, जिनमें कई पुराने तो कई नए हैं। वहीं बता दें, सभा में पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव डहेरिया की पत्नी का सामुदायिक भवन पर कब्जे का मुद्दा भी छाया रहा। इसे लेकर खूब हंगामा हुआ और मेयर को जांच की घोषणा करनी पड़ी। देखिए इस रिपोर्ट में। रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा में नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव डहेरिया की पत्नी शकुन डहेरिया पर आरोप लगाते हुए अवैध कब्जे का आरोप लगाया है, जिसके बाद सदन गर्मा गया। मौके पर कई खुलासे हुए, साथ ही घोटाला भी सामने आया। मेयर एजाज ढेबर ने गड़बड़ी पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। करोड़ों रुपए का एक सामुदायिक भवन नगर निगम के माध्यम से बनवाया गया और उस सामुदायिक भवन को एक संस्था को दे दिया गया। हमने प्रश्न लगाया था कि नगर निगम का ऐसा कोई अधिनियम है कि सामुदायिक भवन को आप किसी भी एनजीओ को दे सकते हैं। उनका जवाब आया कि ऐसा कोई नियम नहीं है। किस अधिनियम के तहत करोड़ों रुपए का सामुदायिक भवन, जो कि एक 5 स्टार होटल से भी ज़्यादा अच्छा बनाया गया, उसको क्यों किसी एनजीओ को दिया गया? दूसरा, एनजीओ को देने के बाद एमआईसी में प्रस्ताव पारित होने के बाद, स्वीकृति होने के बाद उसमें फिर से लाखों का काम करवाया गया। दोषी अधिकारी को क्या सजा होगी, हम ये जानना चाहते हैं। ये बात तो हम इस चीज को क्लियर कर लें कि वाकई में वो जगह में जो सामान है, वो 1 करोड़ की बात कर रहे हैं या 2 करोड़ की बात कर रहे हैं, या जो सामान कर रहे हैं वाकई में वो किससे लगा हुआ है? उनके निजी पैसे से लगा है कि सरकारी पैसे से लगा है? पहले तो ये सब चीज़ों की जांच का विषय है। हर चीज़ की पहले जांच कराएंगे, जांच के बाद फिर जो तथ्य सामने आएंगे फिर मैं इसमें बोलूँगा, क्योंकि प्रारंभिक चीज़ में मैं अभी कुछ भी इसमें बोल नहीं सकता। ये बोल रहे हैं 1 करोड़ का 4 वॉशिंग मशीन मंगाया, 6 टीवी मंगाए, 5 वो मंगाए, तो ये तो सिर्फ बोला गया ना, मगर वास्तविकता में ये क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, उसके बाद फिर जब तथ्य सामने आएंगे उसके बाद इसमें चर्चा की जाएगी। सामान्य सभा में पार्षदों ने अधिकारियों के खिलाफ भड़ास निकाली। आरोप लगाया गया कि अधिकारी मनमानी करते हैं और पार्षद सिर्फ कार्यालय का चक्कर लगाते रह जाते हैं। कांग्रेस पार्षद अनवर हुसैन ने अपने वार्ड में काम न होने का मुद्दा उठाया। विपक्ष के सदस्यों ने उनका समर्थन किया। सभा के अंतिम भाषण में महापौर एजाज ढेबर ने
नगर निगम नेता प्रतिपक्ष के प्रश्नों का जवाब देते हुए कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि राजनीति करना ही मकसद नहीं, हमारी नीयत साफ है और हम काम करते आए हैं। रायपुर नगर निगम में कांग्रेस की परिषद ने यह अंतिम बजट पेश किया और अनेक मुद्दों पर चर्चा की गई। विपक्षियों ने भी जमकर हमला बोला और तमाम मुद्दे उठाए। इसी के साथ ही रायपुर नगर निगम की अंतिम सामान्य सभा का समापन हुआ। अब निगम की सभा नए चेहरों के साथ होने की संभावना है। तब किसके हाथ नेतृत्व होगा यह आने वाले समय में ही पता चलेगा। रायपुर से NH 24/7 के लिए मोनिका दुबे की रिपोर्ट। आपको बता दें, राजिम में कुंभ कल्प का आयोजन किया जा रहा है। कुंभ कल्प में इस साल भारत की सनातन परंपरा की अद्भुत झलक मिलेगी। देश भर के संतों का समागम राजिम में होगा। राजिम कुंभ का नजारा अयोध्या धाम की तरह होगा। इस बार आयोजन की थीम रामोत्सव रखी गई है। आपको बता दें, मुख्य मंच अयोध्या धाम के रामलला मंदिर की तरह तैयार किया गया है। साथ ही रामोत्सव की थीम पर भव्य झांकी तैयार की गई, जिसमें श्री राम के छत्तीसगढ़ में वनवास काल के पलों का दृश्य भी दिखाया जाएगा। वहीं राम कथा का मंचन 3D मैपिंग लेजर शो के माध्यम से होगा। बता दें आपको, राजिम कुंभ में प्रयागराज की तर्ज पर ऑर्गेनाइजर स्ट्रक्चर तैयार कर दुकानें स्थापित की जाएंगी। उधर शनिवार से राजिम कुंभ कल्प की शुरुआत होने जा रही है। आपको बता दें, जिसका शुभारंभ सीएम विष्णुदेव साय करेंगे। राजिम कुंभ कल्प की शुरुआत से पहले रायपुर के राम मंदिर में भगवान राम को पहला आमंत्रण दिया गया था। बता दें कि राजिम कुंभ में प्रदेश की नई सरकार कल्प कुंभ को रामोत्सव के रूप में मनाने जा रही है, जो 8 मार्च तक चलेगी। वहीं कुंभ मेले के दौरान 3 मार्च से संत समागम होने जा रहा है। आपको बता दें, जहां 3 पीठों के शंकराचार्य प्रदीप मिश्रा समेत संत महात्मा शामिल होने वाले हैं। वहीं कल्प कुंभ में छत्तीसगढ़ कलाकारों के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी शामिल होंगे। यहाँ कलाकार भजन गायन के जरिए राजिम कुंभ की महिमा को पूरे देश में फैलाएंगे। तभी संपन्न होता है जब वहाँ पे साधु संत महात्माओं का आगमन होता है। तो राजिम कुंभ भी अधूरा है इन संत महात्माओं के बिना। यहाँ पर संत महात्माओं का आगमन पूरे 15 दिनों तक होता है। विभिन्न जगह से मठों से आते हैं। हमारे साथ ही छत्तीसगढ़ प्रदेश के संघ के संत महात्मा के अध्यक्ष गुरुजन हैं। हम इनसे जानते हैं कि किस तरह की तैयारी साधु संत महात्माओं की जा रही है राजिम कुंभ को लेकर। राजिम इस कुंभ को लेकर के संतों में हमारे बड़ा उत्साह है। बहुत उत्साह इसलिए है कि आज 5 साल से यहाँ का जो मेला था या कुंभ था, संतों का आगमन नहीं होता था या संत आते भी थे तो महानित महसूस करके यहाँ से जाते थे। आज संतों के प्रयास से, सज्जनों के प्रयास से पुनः एक सुशासन अर्थात सनातन समर्थक एक शासन हम कह सकते हैं। और ऐसे में अगर मेला यहाँ कुंभ मेला लगता है तो संत का भारी उत्साह है और सभी मठ मंदिरों से संत आएंगे। जैसा शासन का योजना बनेगी उस योजना में हम लोग सहभागी बनेंगे। हमारे साथ प्रदेश के संत महात्मा के प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं। ओम शांति से भी दीदी यहाँ पे आई हुई हैं। तो हम जानते हैं कि ब्रह्म कुमारी ओम शांति की भी विशेष भूमिका रहती है यहाँ पर कुंभ के दौरान। तो किन किन ब्रह्म कुमारी दीदियों का यहाँ पर आना होगा राजिम कुंभ में, इनकी अभी तक जानकारी मिली है? ओम शांति हर साल जो मेला होगा तो 5 साल तक तो आदि पूर्णिमा के नाम से हुआ, पर अभी हम कुंभ मेला कर रहे हैं और संतों के प्रयास से आज हमारी सरकार काफ़ी कुछ आगे बढ़ रही है और यही उन्नति का साधन है जहाँ पर साधु संत को इकट्ठा किया जा रहा है। इस तरह
हम देखते हैं कि एक बार फिर से 5 साल बाद राजम कुंभ अपने पूरे उत्साह चरम के साथ यहाँ पे हो रहा है। आज यहाँ पर राजम कुंभ की पहली मीटिंग आयोजित की गई है। संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल स्वयं इस मीटिंग में है। यहाँ पर धमतरी, महासमुंद, रायपुर, गरियाबंद जिले के सभी शासन प्रशासन जनप्रतिनिधि मौजूद है। सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी न्योता गया, विशेष रूप से संत महात्माओं को, सभी मठों को भी यहाँ पे न्योता गया है, जहाँ पे रूपरेखा आज बनाई जाएगी। नवापारा राजम से सोमा शर्मा की रिपोर्ट IANN। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। आगे ज्यादा अपडेट्स के लिए देखते रहे NH 24/7। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।